चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चंस का डिस्कशन। इसमें आपको मेनली जो पूरा चैप्टर है वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ट है। तो आपको जो क्वेश्चंस इनिशियल लेवल में मिलेगा वो आपको रेट पे बेस्ट होगा, और फिर जब आप थोड़ा आगे प्रोसेस कर लेंगे तो जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा वो आपके मैकेनिज्म पे बेस्ट होगा, जिसमें मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर ये सब आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तुम्हारे क्वेश्चन 1 में लिखा गया है, पूछा गया है, रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड इजली। देखो वैसे तो आप रेट किसी भी रिएक्शन का निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी से किसका रेट निकाला जा सकता है? वैसा रिएक्शन जो मॉडरेट स्पीड से होता है, मतलब ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। वैसा रिएक्शन जो मॉडरेट स्पीड से होता है, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो, वैसे केस में रिएक्शन का रेट निकालना आसान होता है। अब तुम यहां देखो, पहला क्वेश्चन का पहला मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ये काफी स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो। वेरी स्लो होने की वजह से इसका रेट निकालना मुश्किल है। ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट में बहुत समय लग जाएगा, तो रेट का कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। और हम सी ऑप्शन को देख पा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड। जैसे ही आप AgNO3 को सोडियम क्लोराइड NaCl में डालेंगे, बहुत फास्ट आयनिक रिएक्शन होगा। ये काफी फास्ट है, वेरी फास्ट, तुरंत हो जाने वाला रिएक्शन है। तो जो रिएक्शन बहुत स्लोली चलता है उसका भी रिएक्शन का रेट निकालना मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा, कोई चेंजेस ऑब्जर्व करने में समय लग जाएगा। और जो रिएक्शन तुरंत हो जाए उसका भी रेट निकालना मुश्किल है। बच जाता है बीच वाला, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। ये मॉडरेट रेट से होता है, ना बहुत स्लो होता है ना बहुत फास्ट होता है। तो ऐसे केस में इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना इजी है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बहुत फास्ट से भी नहीं होता है, बहुत स्लो भी नहीं होता, तो मॉडरेट रेट है, आप आसानी से उसका रेट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज रेट फ्रॉम द ग्राफ शोन इन फिगर। इस दिए गए ग्राफ के हिसाब से जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो तुमको इस ग्राफ के हिसाब से सोच के बताना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ध्यान से देखिए, आप लोग है ना, सबको कंसंट्रेट। देखिए हम लोग ऐसा पढ़ के रखे हैं कि दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम फॉर दैट। जो भी चेंज हो रहा है उसके लिए कितना समय लगा। आप है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा फोकस कीजिए, सबको ही, आप लोग सबको है ना यहां से यहां तक देखिए। देखिए इस पॉइंट को बना लीजिए एक पॉइंट, और ये पॉइंट यहां बना लीजिए। जरा गौर कीजिए, इस समय जो मेरा पॉइंट 1 है वहां पे रेट है R1, मतलब रिएक्शन का, गलत बोल दिए, रेट नहीं बोलना चाहिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R1। और ये पॉइंट जो 2 है वहां पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R2। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या लिखोगे? R2 माइनस R1। और समय देखो, 2 का टाइम T2 है और 1 का टाइम T1 है। तो अगर आप इस एवरेज रेट को यहां पे लिखना चाहते हैं राइट हैंड साइड में, तो आपके पास ये आ जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, तो आप चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा लो, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब आप देख लो कि इस पे कौन सा ऑप्शन मैच करता है। जो भी ऑप्शन इस पे मैच करता होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। सो जरा गौर कीजिए, ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज R2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, ये रहा सेकंड। तो ये सब थोड़ा इजी है, ग्राफ और आप पे बेस्ट है, आप लोग पहले से कर रखे हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा दिमाग लगा के खुद से भी इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, लिखा है फॉर द रिएक्शन A प्लस बी एरो C प्लस D,
द कर्व विच डिपेक्ट्स द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपको केवल प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बारे में सोचना है, मतलब प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। तो देखो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में सिंपल कंसेप्ट होता है कि उसका कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोसेस होने के साथ, समय के प्रोसेस होने के साथ लगातार बढ़ता है। अब जो लगातार बढ़ता है उसमें स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन थोड़ी ना होता है। तो जो पी ऑप्शन है दैट इज फॉर प्रोडक्ट, ये पी ऑप्शन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और जो एस दिख रहा है दैट इज फॉर रिएक्टेंट, एस जो दिख रहा है दैट इज फॉर रिएक्टेंट, एस रिएक्टेंट के लिए है और पी प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के वेरिएशन को दिखाना है तो पी ग्राफ है। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं ये आर किसको दिखाता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है फिर प्रोडक्ट बनता है। जैसे मान लो जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं कि ए अपने आप को बी में कन्वर्ट किया, बी उसके बाद सी में कन्वर्ट किया, तो ए हो गया रिएक्टेंट, सी हो गया प्रोडक्ट। लेकिन जो बी है वो इंटरमीडिएट है। याद रखना ये जो आर ग्राफ है ना वो इंटरमीडिएट को दिखाता है। अगर रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बन रहा होगा तो वो आर ग्राफ से रिप्रेजेंटेड होता है। तो पी यहां दिखाया प्रोडक्ट को, एस यहां दिखाया रिएक्टेंट को, और आर यहां दिखाएगा इंटरमीडिएट को, अगर हमसे पूछा गया तो। नहीं, यहां केवल प्रोडक्ट पूछा था, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द रिएक्शन 2x plus y arrow x to y, 2x plus y arrow x to y, what will be the expression for instantaneous rate of the reaction। इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। देखो हम लोग ऐसा सीखे थे कि दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू, जैसे अगर हमको रिएक्टेंट लेना है तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, उसका कोफिशिएंट है 2 डॉट डेल टी, this will be equals to minus change in concentration of y, उसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 डेल टी। अब प्रोडक्ट साइड में आ जाओ तो प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x टू y और नीचे है 1 डॉट डेल टी। सही है, थोड़ा और नीचे आइए, थोड़ा और नीचे आइए। अब ये आप देख लो ना, तो यहीं से आप रिएक्शन का रेट बता सकते हो कि ए ऑप्शन होगा। सही है, लेकिन कोई कोई इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखना चाहता है, तो माइनस डी जस्ट ए। तो अगर तुम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे ना तो यहां पे तुम लिख सकते हो डी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बाई 2 डी टी। डिफरेंशियल फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो डी कंसंट्रेशन ऑफ वाई बाई डी टी, और इसको आप लिख सकते हो प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स टू वाई बाई डी टी। तो डिफरेंशियल फॉर्म में ही तुम्हारा आंसर भी है। तुम अगर देखो तो सारा आंसर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो डिफरेंशियल फॉर्म के बेसिस पे अगर तुम जाओगे तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, ए ऑप्शन है। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई इशू है नहीं। आपको रेट लॉ के अंदर मतलब रेट एक्सप्रेशन में पहले ही सिखाया गया। बिल्कुल मिलता जुलता लगभग एक दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे पास। फॉर द केमिकल रिएक्शन दिस द करेक्ट ऑप्शन इज। अच्छा, इस रिएक्शन का हम रेट लिखना चाहते हैं, इस रिएक्शन का हम रेट लिखना चाहते हैं, तो क्या दैट रेट विल बी इक्वल्स टू नाइट्रोजन के टर्म में डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई 1 डी टी, हाइड्रोजन के टर्म में माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई 3 डी टी, और अमोनिया के टर्म में प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई 2 डी टी। ये चीज है, ठीक है, ये चीज है आपके पास। अब इस पूरे पैटर्न को ध्यान से देखिए और समझिए। क्या आप यहाँ पे ये पता कर पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो जरा गौर करो, जरा गौर करो। आपसे पूछा गया कौन ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो माइनस डी N2 बाई 1 डी टी इज इक्वल्स टू डी NH3 बाई 2 डी टी। कहने का मतलब मेरा बी ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं आप,
बी ऑप्शन को गौर से देखिए, तो बी ऑप्शन एकदम इसके हिसाब से सुटेबल बैठता है। -d(n2/dt इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ d ऑफ NH3/dt। तो बी ऑप्शन इज सुटेबल फॉर दिस, करेक्ट है। और कोई सुटेबल बैठ रहा क्या? और जरा गौर करो, और जरा गौर करो। अच्छा, डी ऑप्शन भी तो मैच कर रहा है ना, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन पूछा गया, तो डी ऑप्शन भी तो यहां इसमें मैच कर रहा है। डी ऑप्शन, डी गौर कर रहे हैं, तो डी वाला भी दिख रहा है। अब हमसे जो सही सही बन रहा है हम बोलते जा रहे हैं। अब ये सिंगल करेक्ट है, डबल करेक्ट है, उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन भी एकदम करेक्टली यहां से मैच कर रहा है। देखो यहां से लेके यहां तक देखो, ये डी में मैच कर रहा है। और अगर आप नाइट्रोजन और अमोनिया वाला पार्ट को पकड़िएगा तो ये आपके बी ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब एक ही ऑप्शन था करेक्ट, लेकिन है इसमें दो, तो हम दो बोल रहे हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन P arrow NQ with time is represented in the graph shown below। चलिए, P का कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा है, Q का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रहा है। The initial rate of conversion of P will be, initial rate of conversion of P will be, भाई P ग्राफ पे गौर करो। हम थोड़ा फिगर को बड़ा बना देते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमसे कहीं रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है P को लेके, P जो रिएक्टेंट था, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P बाई चेंज इन टाइम, इसी को यूज करना है। अब हमको थोड़ा इनिशियल बोला है, तो एकदम है ना शुरुआत में चीजों को थोड़ा कंसर्न रह के समझना है, थोड़ा ध्यान देना सब कोई। हाँ देखो, शुरुआत में हम लोग पी पे फोकस कर रहे हैं, मतलब हम लोग इस ग्राफ पे फोकस करें। ये ग्राफ मेरा पी का है, तो मेरा ये वाला पॉइंट है 0.6 और ये वाला पॉइंट है 0.5। तो अगर हम पी का इनिशियल कंसंट्रेशन तुमसे बोलेंगे तो वो 0.6 होगा, और अगर हम किसी पी का फाइनल कंसंट्रेशन बोलेंगे तो वो 0.5 होगा। और नीचे टाइम देख लो, 0 और 1 है, 0 और 1 है। मेरा टाइम इनिशियल का वैल्यू 0 होगा और मेरे टाइम फाइनल का वैल्यू 1। टाइम किस में है, मिनट में है, आवर में, किस में, आवर में, 1 आवर होगा, ठीक है। ये चारों डाटा उठाओ और जस्ट इस इक्वेशन में प्लेस कर लो। तो यहां पे आ गया माइनस पी का फाइनल कंसंट्रेशन, पी का इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो आप जब उस डाटा के हिसाब से जा रहे हैं, देन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन है भाई 0.5, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.6, और नीचे टाइम में है हम लोगों के पास 1 आर माइनस 0। सो ऊपर आ गया हम लोगों का 0.1 और नीचे है 1। दिस इज, थोड़ा यूनिट देख लो, दिस इज मोल पर लीटर पर आर, मोल पर लीटर पर आर, दैट डी ऑप्शन इज देयर। तो आराम से है ना इसको देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, पूरे पैटर्न को, पूरे रिएक्शन को जरा देखिए एक बार। तुमसे एक ग्राफ दिया गया और बोला गया कि पी के बेसिस पे आपको इनिशियल रेट बताना है कि पी का इनिशियल रेट ऑफ कन्वर्शन क्या है। तो हम लोग इनिशियल रेट के लिए पी का इनिशियल कंसंट्रेशन मार्क कर लिए 0.6, और पी का एक तरह से फाइनल कंसंट्रेशन 1 घंटे वाला, शुरुआत वाला 1 घंटा 0.5, टाइम है 1 आवर। आप जो रेट का एक बेसिक इक्वेशन पढ़ के पहले से रखे हैं कि माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, तो रिएक्टेंट में यहाँ पी स्टैंड कर रहा है, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय डेल टी। डाटा पुट किए, सॉल्व किए, 0.1 मोल पर लीटर पर आर आ रहा है, दैट डी ऑप्शन इज देयर, डी ऑप्शन है उसके साथ। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। 7 में बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए भाई, आपके पास एक रिएक्शन है 2NO2 arrow to NO plus O2, if rate of disappearance of NO2 is given, the rate of appearance। अच्छा, अगर क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट जस्ट,
according to question, rate of disappearance of NO2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, इसका मतलब ये है कि आपको NO2 बाई dt जो माइनस है वो आपको क्वेश्चन दे दिया है, और वो दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर -12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, हम लोग इस क्वेश्चन में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या हम रेट ऑफ रिएक्शन NO2 के रिस्पेक्ट में -d कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई 2dt लिख सकते हैं, और अगर हमको NO के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो +d कंसंट्रेशन ऑफ NO बाई 2dt लिख सकते हैं, और अगर हमको ऑक्सीजन के टर्म में लिखना होगा तो +d कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई 1dt लिख सकते हैं। सही है। अब यहां पे आइए कि आप जब इस रेट में इक्वेशन देख रहे हैं तो आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस NO2 का दिया गया और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया। आप क्या करें ना कि इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दें। ठीक है, जब आप इन दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, नहीं लिखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा गया रेट ऑफ appearance of oxygen, and that is nothing else but simply d of O2 by dt, d of O2 by dt। तो जरा गौर करो ना, ऊपर वाले दिए गए इक्वेशन पे गौर करो, तो क्या ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 में नीचे 2dt है, ये 2 है। तो आपको जब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है तो आप DO2 by dt निकालेंगे, एंड दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली 1/2 टाइम्स ऑफ -d NO2 by dt है। इसको थोड़ा एडजस्ट करो, तो इसका मतलब ये है कि d of O2 by dt is 1/2 times of rate of disappearance of NO2, rate of disappearance of NO2 ये होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 तो क्वेश्चन में ऊपर दे दिया गया, क्या है ना, 6 इंटू 10 टू द पावर -12, 6 इंटू 10 टू द पावर -12, 6 इंटू 10 टू द पावर -12। सो योर आंसर इज 3 इंटू 10 टू द पावर -12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर -12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सही है। तो ये चीज इस तरीके से चलता है, आपको बस ये लाइन लिखने आना चाहिए। हम इसमें कुछ है ना हाईलाइट करते हैं, हम कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं, उसको थोड़ा सब कोई सुनिएगा और सोचिएगा हम क्या बोल रहे हैं। देखिए रेट तो तीनों केस में बराबर है। अब ये वाला जो टर्म है, ये जहां हम अभी है ना ग्रीन से क्लोज कर रहे हैं, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 -d NO2 by dt, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 है। और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक, 2 छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, ये वाला सेकेंड वाला जो बॉक्स अभी डाले, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO है, अपीयरेंस प्लस DNO by dt, रेट ऑफ अपीयरेंस। और ये जो पूरा टर्म है यहां से यहां तक, 1 छोड़ दीजिए, 1 लेना है लीजिए, नहीं लेना 1 से क्या मतलब। दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस NO2 का डिवाइडेड बाय 2 वो रेट के बराबर है।
इस तरह से आपको समझना होगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, उसका यूज कैसे न्यूमेरिकल में करते हैं सामने। ठीक है, चलो बढ़िया। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द रिएक्शन 5Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस एंड सो ऑन सो ऑन। लिखा है माइनस डी Br माइनस बाई dt इक्वल्स टू K1 Br माइनस, और ऐसे ऐसे दिया है आपको K1 K2 और K3 में रिलेशन लिखना है। हम एकदम सिंपल चाहिए। क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं माइनस डी Br माइनस बाई 5 डॉट dt माइनस डी BrO3 माइनस बाई 1 डॉट dt माइनस डी H प्लस बाई 6 डॉट dt। ये सब रिएक्टेंट लिखे इसलिए सब में माइनस लगाएं। अब प्रोडक्ट साइड में जा रहे हैं। माइनस डी Br2 माइनस नहीं, गलती से लग गया है, 3 डॉट dt, ये प्लस होगा क्योंकि ये अपीयरेंस है, प्रोडक्ट बनता है। और अगर पानी के फॉर्म में लिखोगे तो प्लस डी H2O बाई 3 डॉट dt। ये पूरा का पूरा रेट एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा रेट स्टोइचियोमेट्री के बेस ऐसे आप रेट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख चुके। अब क्वेश्चन जैसे बोला, देखो इसको देखो, पहला वाला डाटा देखो, ये देखो, इसके जगह पे K1 Br माइनस लिखना है। इसका मतलब ये है, थोड़ा और नीचे आ जाओ, इसका मतलब ये है 1/5 डी Br2 कहाँ है, सॉरी थोड़ा ठीक से पुट करना होगा, नहीं तो अच्छा ऊपर है, डी Br माइनस बाई ये K1 इंटू Br माइनस है, K1 इंटू Br माइनस, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू BrO3 वाला में देखो, इसको देखो, क्या यहां पे हम लोग सीधा K2 इंटू Br माइनस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, हाइड्रोजन का तो रिलेशन दिया हुआ नहीं है, हाइड्रोजन का रिलेशन नहीं दिया हुआ, अब सीधा Br2 दिया हुआ है, तो Br2 वाला में पकड़ो, यहां पकड़ो, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो यहां 1/3 रहेगा, और यहां हम लिख सकते हैं K3 एंड Br माइनस। समझ पाए हम क्या बोले? जरा फिर से थोड़ा कलर चेंज कर दे, इससे हम आपको समझा पाएंगे। देखिए ये वाला जो पूरा टर्म है वो यहां दिया हुआ है, सही, उसके जगह पे K1 इंटू Br माइनस लिख दिए। फिर से माइनस से लेके ये जो पूरा टर्म है वो यहां दिया हुआ है, तो फिर इसको ले लिए K2 इंटू Br माइनस। फिर उसके बाद ये वाला जो पूरा टर्म है वो यहां दिया हुआ है, इसके जगह K3 इंटू Br माइनस लिख दिए। अब सब में आप Br माइनस को कैंसिल कर लें, Br माइनस Br माइनस Br माइनस, तो क्या यहां पे आपको K1/5 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ K3 मिला? ऊपर देख लो ऑप्शन में हम लोग को कैसे अरेंज करना है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, K1 इज इक्वल्स टू 5 K2 इज इक्वल्स टू 5/3 K3 आएगा, सब में 5 से मल्टीप्लाई करने से। तो क्या मेरे पास ये बचा, K1 इज इक्वल्स टू 5 K2 इज इक्वल्स टू 1.66 K3, 1.66 K3। ये तुम्हारे पास डाटा आ गया, देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा। ए ऑप्शन, K1 इक्वल्स टू 5 K2 इज इक्वल्स टू 1.66 K3, K1 इक्वल्स टू 5 K2 इज इक्वल्स टू 1.66 K3। ठीक है, ये तुम्हारे पास डाटा रह गया। क्लियर है? आराम से बनाना है, सोच सोच के बनाना है, चलते रहना। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, द एक्सप्रेशन इन विच reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species
इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। पूरा डेफिनेशन है। रेट लॉ का डेफिनेशन है, उसी को आप रेट इक्वेशन कह सकते हैं, उसी को आप रेट एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक डेफिनेशन है रेट लॉ का, जिसका दूसरा नाम रेट इक्वेशन है, तीसरा नाम रेट एक्सप्रेशन है। ये उसी का पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। द एक्सप्रेशन इन विच reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient, जो stoichiometric coefficient के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये पूरा रेट लॉ लिखा हुआ है। दूसरा नाम है रेट इक्वेशन, तीसरा नाम है रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बेस्ट हो गया आपके सामने। टेन है, इन एसिडिक मीडियम द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन BrO3 माइनस एंड Br माइनस आयन इज गिवन एज, ये आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड में मान लो कि ये रेट है, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। दैट विल बी इक्वल्स टू K Br माइनस BrO3 माइनस Br माइनस एंड H प्लस का 2। इट मीन्स दैट द चेंज इन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल नॉट अफेक्ट। अच्छा, ये नॉट अफेक्ट कैसे होगा? क्योंकि पीएच अगर तुम बदलोगे तो H प्लस कंसंट्रेशन बदलेगा, और H प्लस पे तो तुम देख रहे हो ना, उसके स्क्वायर के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। तो आप पीएच में चेंज करेंगे, H प्लस में चेंज होगा, और अगर H प्लस में चेंज हुआ तो रेट भी चेंज करेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि उससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट भी चेंज करेगा। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 2 पर सेकेंड। अच्छा, पर सेकेंड कहां बोल सकते हैं? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स होता है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, एकदम सही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि H प्लस का स्क्वायर है, मतलब H प्लस के रिस्पेक्ट में रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, H प्लस के रिस्पेक्ट में रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। तो अगर हम लोग H प्लस के कंसंट्रेशन को दुगना करते हैं, अगर हम लोग H प्लस के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करते हैं, तो याद रखना रेट बिकम्स 4 टाइम्स। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। याद रखना रेट बिकम्स 4 टाइम्स, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये सब चीज ऐसे देखना है, एक एक चीज को समझना है और बारीकी से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस P एंड Q इज गिवन बाई रेट इज इक्वल्स टू K P पे पावर A Q पे पावर B। देखो, P और Q के बीच एक रिएक्शन हो रहा है, उसका रेट ऐसे दिया हुआ है। On doubling the concentration of P and reducing the concentration of Q to 1/2, the ratio of the new rate to the earlier rate of the reaction is। अच्छा, रेट इनिशियल अगर हम लिखें तो सीधा के P पे पावर A और Q पे पावर B लिख देंगे। और जब हम यहीं पे रेट फाइनल लिखेंगे तो जैसा क्वेश्चन कहता है कि P के कंसंट्रेशन को दुगना करना है और Q के कंसंट्रेशन को हाफ करना है, तो ये रहा। क्या हम लोग इसको एडजस्ट करके के P पे पावर A 2 पे पावर A लिख सकते हैं और Q पे पावर B और 2 पे पावर -B भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बोला गया है कि इनिशियल रेट, अर्लियर रेट, न्यू रेट टू द अर्लियर रेट। अच्छा, फाइनल रेट में अगर हम इनिशियल रेट से डिवाइड कर दें, फाइनल रेट में अगर हम लोग इनिशियल रेट से डिवाइड कर दें तो फाइनल रेट है K P पे पावर A 2 पे पावर A Q पे पावर B 2 पे पावर -B, और नीचे है हम लोगों के पास K P पे पावर A एंड Q पे पावर B। तो तुम खुद ही देख पा रहे हो, K कट जाएगा, P पे पावर A से P पे पावर A कट जाएगा, Q पे पावर B से Q बचेगा क्या? 2 पे पावर A बचेगा और 2 पे पावर -B बचेगा।
तो क्या हम लोग इसी को लिख सकते हैं 2 पे पावर a माइनस बी, 2 पे पावर a माइनस बी, 2 पे पावर a माइनस बी, दैट बी ऑप्शन इज देयर, 2 पे पावर a माइनस बी, दैट बी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, क्वेश्चन जैसे बोले ना, बस सिंपल काम करते चलिए, बहुत बड़ा यहाँ तीर मारने का जरूरत नहीं। आपको एक रिएक्शन का रेट दे दिया गया के पी पे पावर ए क्यू पे पावर बी, फिर ये बता ही रहा, खुद से बता भी रहा कि पी के कंसंट्रेशन को दुगना करना है, क्यू के कंसंट्रेशन को 1/2 करना है। तो आपको जो नया रेट आया और जो पुराना रेट पहले से था, अर्लियर रेट, उसका रेशो निकालना है। तो रेट फाइनल, पहले तो रेट इनिशियल लिख लिया हम लोग, फिर जैसा क्वेश्चन बोला उस हिसाब से रेट फाइनल लिख लिए, और क्वेश्चन के हिसाब से फाइनल रेट में इनिशियल रेट से डिवाइड कर दिए, क्योंकि बोला था कि न्यू रेट को अर्लियर रेट से डिवाइड करना है। कर लिए, सॉल्व की, आंसर है। ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, फॉर द नॉन स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन, कोई हमारे पास नॉन स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन है 2a प्लस बी एरो सी प्लस डी, 2a plus b arrow c plus d. The following kinetics data were obtained in 3 separate experiments. 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें आपका जो डाटा है वो आया है। इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन बी है, और फिर रेट है। पता है ना ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, आपको हम याद दिला दें। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को लिखते थे कि दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू some constant concentration of A पे पावर अल्फा एंड B पे पावर बीटा, बस आप रेट निकालिए। तो यहां पे हम 3 इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। सबसे पहला जो मेरा रेट होगा वो के, ए का कंसंट्रेशन है 0.1 पे अल्फा, और बी का कंसंट्रेशन है 0.1, इस पे पावर है बीटा। और वो पहला रेट कितना है, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3। अगर तुम चाहो तो इसको लिख दो के 0.1 पे पावर अल्फा एंड 0.1 पे पावर बीटा। चलो ये रहा मेरा पहला रेट। इसी तरह सेकेंड रेट लिखेंगे, तो जो मेरा सेकेंड रेट होगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 ही है, लेकिन ए का कंसंट्रेशन अब 0.1 है और बी का कंसंट्रेशन 0.2 हो गया, ये बीटा। और इसी तरह हम तीसरा लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 के, ए का कंसंट्रेशन हो गया 0.2 अल्फा और बी का कंसंट्रेशन हो गया 0.1 बीटा। तो आपके पास ये डाटा कुछ ऐसा आया कि आपको 3 इक्वेशन मिल गया, एक मिल गया 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3, ये 3 इक्वेशन आपके पास है। देखिए वैसे तो बहुत कोई अब देख के भी बना रहा होगा, लेकिन मेरा काम है सबको लेके चलना। जब आप डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 में 2 से डिवाइड किए, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 है, दूसरे का भी रेट में 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 है, ऊपर में के है, ए के कंसंट्रेशन में 0.1 है, पावर अल्फा है, बी के कंसंट्रेशन में भी 0.1 है, पावर बीटा है, और नीचे जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो के है, ए का कंसंट्रेशन 0.1 ही है, बी का कंसंट्रेशन डबल है 0.2 एंड बीटा। तो आप जब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो कि कट जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में के कट गया, 0.1 अल्फा कट गया, केवल बचा है 0.1 बाई 0.2 और ये बीटा बचा है। इसका मतलब ये 1/2 ऑफ बीटा है। अच्छा तुम ही सोचो, 1 लेफ्ट हैंड साइड में कब आएगा, जब आप किसी भी टर्म पे पावर 0 डालिएगा। राइट हैंड साइड में 1.2 पे पावर बीटा है, तो क्या यहां से सॉल्व करके बीटा का वैल्यू 0 आ रहा है? तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर है। अब आप डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 में 3 से, 1 में 3 से ना, डाटा देख लो। अल्फा निकालने के लिए क्या करना है, तो इक्वेशन 1 है, 1 में 3 से, हाँ 1 में 3 से डिवाइड करो, इक्वेशन 1 में 3 से डिवाइड करो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 3, तो 1 का रेट था 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, और थर्ड केस में रेट है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3। ऊपर में फर्स्ट केस में रेट के है 0.1 पे पावर अल्फा है, 0.1 पे पावर बीटा है, और यहाँ के ए का कंसंट्रेशन एक बार देख लेते हैं। ए का कंसंट्रेशन 0.2 है, ए का कंसंट्रेशन 0.2 है, इस पे पावर अल्फा है, और बी का कंसंट्रेशन वही है 0.1 बीटा। तो इस बार गौर करो, लेफ्ट हैंड साइड में कट के 1/2 आ गया, और राइट हैंड साइड में के कट गया, बीटा वाला पूरा टर्म कट गया, आपको मिला है 0.1 बाई 0.2 पे पावर अल्फा। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड में भी 1/2 पे पावर अल्फा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 पे पावर 1 और राइट हैंड साइड में 1/2 पे पावर अल्फा। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 1 है, अल्फा का वैल्यू 1 है। तो आपको अल्फा 1 मिल गया, बीटा आप कैलकुलेट कर चुके हैं 0 मिल गया। तो ओवरऑल अगर आप रिएक्शन का रेट लिखिएगा के ए पे पावर 1 और बी पे पावर 0 बीटा आएगा, मतलब k इंटू ए आएगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। k इंटू ए आएगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, k इंटू ए। जरा छोटा कर देते हैं, सब कुछ एक साथ देख लीजिए। ये डीसी बाई डी टी है ना, रेट है। ये जो हम लोग डीसी बाई डी टी देख रहे हैं, ये रेट है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल ए पे डिपेंड किया, यहीं पे मान लो कि लिखा है बी पे पावर 0, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन केवल ए पे डिपेंड किया, दैट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी पे पावर 0 है। बहुत बढ़िया, रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ट कैलकुलेशन आपके सामने है, जरूर कर लीजिएगा। लेकिन जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव है ना तो देख के भी बनाया जाता है, थोड़ा वो मेथड भी आपको समझ में आना चाहिए। डाटा को बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि अगर लिखने में आप 5 मिनट लगाने वाले हैं तो डाटा को एनालिसिस तो करने में आप 30 सेकंड दे सकते हैं ना। तो देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ए बी सब डाटा देख लीजिए, रेट देख लीजिए। आप देखिए 1 और 2 में देखिएगा, 1 पहला और दूसरा कंडीशन में ए का कंसंट्रेशन सेम रखा गया है, बी का कंसंट्रेशन दुगना किया गया, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हम केस 1 और केस 2 का बात कर रहे हैं। ए का कंसंट्रेशन सेम रखा गया, बी का कंसंट्रेशन दुगना किया गया, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब बी का कंसंट्रेशन में कोई चेंज हम कर रहे हैं और रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब बी पे नहीं डिपेंड कर रहा। बी का कंसंट्रेशन आप दुगना किए लेकिन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब बी के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्टेंट का ही ना कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। सही है, तो बी का ऑर्डर आपको ऐसे ही बातचीत में भी मिल सकता है। अब आप 1 और 3 को देखिए, 1 और 3, इस बार बी का कंसंट्रेशन आपको दोनों जगह सेम दिखाई देगा, 0.1 0.1। ए का कंसंट्रेशन डबल दिखाई देगा, 0.1 0.2 डबल, तुमको रेट में भी डबल दिखाई देगा। 1.2 इंटू 10 पावर -3, 2.4 इंटू 10 पावर -3 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट क्या है कि बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंज हम नहीं किए, ए के कंसंट्रेशन को अगर हम दुगना करते हैं तो रेट भी दुगना हो जाता है, ए का कंसंट्रेशन दुगना रेट भी दुगना, इसका मतलब उसके ऊपर पावर 1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे देख देख के भी आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए अच्छा होगा कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरह के न्यूमेरिकल पोर्शन पे,
फिर अपने आप कमांड डेवलप हो जाता, फिर करते रहिए जैसे करना है। सही है, तो सोच सोच के चलना है, थोड़ा ध्यान से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उसी तरह का मिलता जुलता रिएक्शन है, लिखा है ऐसा, द रेट लॉ। आपको इसका रेट लॉ बताना है, आपको इसका रेट लॉ। चलो यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक जनरल कंसेप्ट तो हम ये लिखेंगे ना कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl पे पावर अल्फा, CH3Cl पे पावर अल्फा एंड H2O पे पावर बीटा। अब इसी को 3 स्टेप में अलग अलग रेट लिखिए। पहला, अगर हम फर्स्ट केस को यूज करते हैं तो इसका रेट है 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl है 0.2 पावर अल्फा और H2O का कंसंट्रेशन है 0.2 पावर बीटा। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। फिर सेकंड इसको यूज कर रहे हैं तो रेट है 2, यहां है के, कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl 0.4 पावर अल्फा और यहां हम लोग का 0.2 पावर बीटा, और ये आपका सेकंड इक्वेशन। फिर तीसरा है 8, दिस विल बी इक्वल्स टू के, ए का वैल्यू है 0.4 पावर अल्फा और बी का वैल्यू है 0.4 पावर बीटा, और ये इक्वेशन 3। तो देखो अगर हम लोग 1 और 2 को यूज करेंगे, 1 और 2 इक्वेशन को अगर हम लोग यूज करेंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, और अगर हम 2 और 3 को यूज करेंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा मिल जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 है, राइट हैंड साइड में के, 0.2 पे पावर अल्फा एंड 0.2 पे पावर बीटा। फिर के 0.4 पे पावर अल्फा एंड 0.2 पे पावर बीटा। तो आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में तो चलो 1/2 है, राइट हैंड साइड में के कट गया, बीटा वाला पूरा टर्म कट गया, बीटा वाला पूरा टर्म कट गया। सही है, और ए के लिए हम लोग के पास बचा है, ए के लिए हम लोग के पास बचा है 0.2 बाई 0.4 पावर अल्फा, कहने का मतलब 1/2 पे पावर अल्फा। तो क्या आप यहां से LHS में 1/2 पे पावर 1 है, RHS में 1/2 पे पावर अल्फा है, तो क्या आपको अल्फा का वैल्यू 1 मिलेगा? तो ये पहला आंसर आ गया। इसी तरह आप कीजिए, डिवाइड कीजिए इक्वेशन 2 में, 2 में 3 से, 2/3, हम लोग 2 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं। एक बार देख लो, ऊपर डाटा देख लो। हाँ देखो 2 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 और 8 आएगा लेफ्ट में, राइट हैंड साइड में ए का कंसिडरेशन 0.4 दोनों में है, बी का कंसिडरेशन 0.2 और 0.4 है, तो LHS में आ गया 2/8, RHS में आ गया के 0.4 पावर अल्फा 0.2 पावर बीटा, नीचे है के, ए तो वही है 0.4 पावर अल्फा, लेकिन बी इस पर बदला है 0.4 पावर बीटा। तो आपके पास के दोनों कट गया, 0.4 अल्फा ऊपर नीचे कट गया, तो आपके पास जो बचा है वो है 0.2 बाई 0.4 पावर बीटा। लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1/4 है, राइट हैंड साइड में देखो 1/2 है। क्या हम लोग यहीं से LHS में 1/2 का स्क्वायर कर सकते हैं और RHS में 1/2 का पावर बीटा है, तो आपके बीटा का वैल्यू आया 2।
बीटा 2 है अल्फा 1, बीटा 2 है अल्फा 1 है, बीटा 2 है अल्फा 1 है, अल्फा 1 है। इसका मतलब ये है कि फाइनली आप रेट लिखेंगे कि CH3Cl, इस पे पावर अल्फा, अल्फा 1 है, और वाटर H2O बीटा, बीटा 2 है। तो कौन सा आंसर? सी ऑप्शन इज देयर। CH3Cl पावर 1 एंड H2O पावर 2, H2O पावर 2 एंड CH3Cl पावर 1। सही है। तो क्वेश्चंस को है ना अब थोड़ा फॉर्मुलेट करके दिमाग बनाइए। ऐसा 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, उन दोनों क्वेश्चंस को दिमाग में रखना है कि हाँ ये चलता कैसे। ठीक है, आपको सबसे पहले ये ऊपर वाला क्वेश्चन का हिस्सा है, ऊपर सबसे पहले डाटा को देख के आराम से रेट को 3 टर्म में लिख देना है। पहला केस में, दूसरा केस में, तीसरा केस में, ऐसे तीनों केस में रेट लिख देना 1 2 3। और फिर वहां से आपको थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना है कि किसको डिवाइड करने से मेरा काम हो जाएगा, उस तरह से काम आपको आगे बढ़ाना है। क्लियर है? चलो सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन देखना है, समझना है। O3 है, रिवर्सिबल का साइन है, O2 प्लस O फास्ट, और O प्लस O3 है, एरो है टू O2 स्लो। लिखा है द रेट लॉ एक्सप्रेशन शुड बी। अच्छा, आपको जब पढ़ाया गया था तो उस समय आप लोगों को सिखाया गया है कि कभी भी अगर हम लोगों के पास इस तरह का रिएक्शन रेट रहता है तो हम लोगों का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप ऐसे समझ लेना, स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RDS भी कहते हैं। स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। तो स्लोवेस्ट स्टेप के बेसिस पे अगर आप रेट लॉ लिखते हैं तो देन रेट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। स्लोवेस्ट स्टेप का रिएक्टेंट कौन है? तो तुम करो, ऑक्सीजन है और O3 है, ये दो है। ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए। लेकिन अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कीजिएगा तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा। चलिए हम आपको यहां दिखाते हैं। आप जब इन दोनों स्टेप्स को ऐड कीजिएगा ना तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा। ओवरऑल रिएक्शन में देखिए क्या होगा, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड कीजिएगा ना तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन कट जाएगा, और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 2O3 और राइट हैंड साइड में मिलेगा 3O2। अब तुम जरा गौर कर लो, तुम जरा गौर कर लो, तुम्हारे मेन रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन है ही नहीं, ये तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन है। ये तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन है। तो ओवरऑल रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन है ही नहीं, तो याद रखना कि रेट लॉ का जो रेट एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन 1 आपके सामने नीचे में लिखा हुआ है, उस रेट में भी अगर नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन आपको हटाना पड़ेगा। आप मेन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट या कंपोनेंट्स देखते हैं ना, रिएक्टेंट ओजोन देख रहे हैं, प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन देख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा रेट के एक्सप्रेशन में इन्हीं को यूज कर सकते हैं। आप वैसा कोई भी कंपोनेंट रेट के एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते जो मेन रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, जैसे कि यार नेसेंट ऑक्सीजन। तो अब होता क्या है ना कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आपको यहां दिख रहा है, इसको हटाना पड़ता है, और इस नेसेंट ऑक्सीजन को आप फास्ट स्टेप से हटाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तुम इक्वेशन 1 से थोड़ा सोचो, तुम इक्वेशन 1 से थोड़ा सोचो, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 तुमको ये सिखा रहा है कि इक्वेशन 1 से आप अगर रिवर्सिबल रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम यूज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे O2 मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन होगा,
और नीचे में आपको ओजोन मिलेगा, करेक्ट है। तो यहीं से आप यूज करें तो अगर आप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ओजोन के कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन करते हैं, तो क्या ये नेसेंट ऑक्सीजन की जगह पे फिट बैठेगा? इस नेसेंट ऑक्सीजन के इस डाटा को इक्वेशन 1 में प्लेस कीजिए। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तुम्हारा इक्वेशन 1 अब क्या हो जाएगा? तुम्हारा इक्वेशन 1 हो जाएगा कि दैट रेट विल बी इक्वल्स टू, पहले से कांस्टेंट था, जहां नेसेंट ऑक्सीजन था वहां हम लोग के इक्विलिब्रियम साथ में O3 नीचे O2 लिख सकते हैं, और फिर से देखो तो एक O3 से मल्टीप्लाई भी है, तो आपके रेट का वैल्यू हुआ के और के इक्विलिब्रियम दोनों एक बार मल्टीप्लाई हो गया, के और के इक्विलिब्रियम दोनों एक बार मल्टीप्लाई हो गया, ओजोन और ओजोन दो को ओजोन मिलके O3 का स्क्वायर हो गया, और नीचे में ऑक्सीजन था तो O2 पे पावर आप -1 कर लो। के और के इक्विलिब्रियम ये दोनों कांस्टेंट है, तो आप फाइनली लिख सकते हो कि दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू एक नया कांस्टेंट ओजोन पे पावर 2 और O2 पे पावर -1। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि इस फाइनल एक्सप्रेशन में जो भी ओजोन का बात करो या ऑक्सीजन का बात करो, वो दोनों मेरे मेन रिएक्शन का हिस्सा है, वो दोनों मेरे मेन रिएक्शन का हिस्सा है, करेक्ट है। जस्ट अ मिनट। तो चलो थोड़ा ऊपर ऑप्शन देखते हैं किसके लिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है। O3 पे पावर दिस ए ऑप्शन गौर से देखो, तो रेट विल बी इक्वल्स टू के O3 पे पावर 2 एंड O2 पे पावर -1। देखिए इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या सीखना था ना, सबसे पहले तो आपको 2 स्टेप जो रिएक्शन का दिया है यहां से पहले ये ओवरऑल रिएक्शन आप निकाल ले, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपको इसमें कौन सा कंपोनेंट आपके रेट लॉ में होना चाहिए और कौन सा कंपोनेंट रेट लॉ में नहीं होगा। नहीं तो अगर आप ऐसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिएगा तो बहुत कोई तुम में से है ना, वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसको रेट लॉ में इन्वॉल्व करा देगा, और जहां आप नेसेंट ऑक्सीजन को रेट लॉ में इन्वॉल्व कराए पूरा गलत, क्योंकि वो मेन रिएक्शन का पोर्शन है ही